डॉक्टर जमील साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो UNGA होने जा रहा है सर, वज़ीर आज़म भी उसमें शरीक होंगे और वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका जो है उसको कैसे देख रहे हैं सर, जब पूरी दुनिया के सरबराहान वहाँ पे मंदूबीन जो वहाँ पे मौजूद होंगे, पाकिस्तान एक फातह की तरह जो है वो UNGA में मौजूद होगा, तो क्या सर मैसेज जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? इंडिया भी वहाँ में मौजूद होगा और इंडिया की जो हालत है इस वक्त, जरा रोशनी डालिएगा कि ये UNGA जो है मार्के हक के बाद कितनी अहमियत की अमल है सर? पाकिस्तान बेसिकली तो बड़ी मेच्योर किस्म की फॉरेन पॉलिसी पर बिलीव करता है और खास तौर पे आपने देखा कि पिछले मार्के हक से पहले और बाद, और मेरा इशारा है जो 26 तारीख को हमारी पहली डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और जिसका एलामिया जारी किया गया, इसी तरीके से उसके बाद 7 मई को भी एलामिया जारी किया गया था। वो पूरा एक फ्रेमवर्क है फॉरेन पॉलिसी का, बड़े मेच्योर तरीके से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की है। हम UNGA में भी बड़े मेच्योर तरीके से हमने इस पे कोई बगलें नहीं बजानी है कि हमारा ये मुआहदा हो गया और डिफेंस हो गया और हम इसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ नहीं है। हमने मौक़िफ़ अपना कल पेश कर दिया कि ये एक डिफेंस का मुआहदा है, दोनों मुल्क के इस्तेहकाम, डिफेंस को इस्तेहकाम मिलेगा। इसी का याद आप सुन लेंगे UNGA में 21, 22, 23 की जो तकारीरें होंगी, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम ममालिक के 57 ममालिक की जो वहां नुमाइंदगी होगी और सरबराहान जो तकरीर करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान की आवाज आप देखेंगे बड़ी दबंग किस्म की आवाज होगी। वो अहाता करेगा कि दुनिया में अमन उसी वक्त कायम रह सकता है जब एग्रेशन एक दूसरे पर ना हो। इसी पर आप देखेंगे ये महफर होगा कि दुनिया में जो सिक्योरिटी, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर जो इंटरनेशनल कानून है उसकी धज्जियां ना उड़ाई जाएं जिस तरह के इजराइल ने उड़ाया, और अगर उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो अब उनको पता अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान उसका क्या जवाब दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान इसको ढोल बजाने के लिए नहीं जा रहा है वहां, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अपना मौका पेश करेगा, अपना ट्रांसफर मौका पेश करने के लिए, और वो उसको करना भी चाहिए, और जिससे कि पाकिस्तान की पजीराई और पाकिस्तान की इज्जत और अफजलियत पूरी दुनिया और खास तौर पर 57 ममालिक का ये ब्लॉक OIC जो है, या अफ्रीकन कंट्रीज हैं या हम जैसे और दूसरे ममालिक हैं, उनका पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस किसी मुल्क का बढ़ता है तो उस मुल्क की मईशत पे भी लोग तवज्जो देते हैं, उस मुल्क के बाकी मामलात पर भी लोग तवज्जो देते हैं। जारी बात है, लोग जो है वो बिजनेस करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। खालिद साहब, अब तक साइन हो गया हमारा, सर इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिएगा कि हरमैन शरीफान की सिक्योरिटी के लिए क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार, पाकिस्तान की फौज जो है वहां पे जा सकती है, डिप्लॉय की जा सकती है? देखिए, सिर्फ ये हरमैन शरीफैन तो एक इमोशनल कनेक्शन है ना हमारा, इसको वहां तक कन्फाइन नहीं करना चाहिए हमें। ये पूरा सऊदी अरब है जिसकी सॉवरेनिटी कहीं भी ब्रीच हुई, जाहिर है वो तो इमोशनल अटैचमेंट है हमारी, जो आप बात कर रहे हैं खाना काबा की, मक्का मदीना की। और ये सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री तक नहीं है, एलिमेंट है इसके अंदर, इसमें एक इमोशनल है, हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे किसी और मुल्क के साथ होगा या किसी थर्ड कंट्री के साथ होगा तो हम कहेंगे उसी तरह का ये भी एग्रीमेंट है। इसके अंदर एक शहादत का है, एक जान देने का है, अल्लाह की राह में एक कंट्रीब्यूशन करने का है, वो हक अदा करने का जो हम पर फर्ज है, तो इसको उस सेंस में नहीं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको स्टैंड लोन सिर्फ हरमैन शरीफैन तक कन्फाइन किया जाना चाहिए। ये मुल्क की सोवरेनिटी है, वो कहीं भी हिट हुआ, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि हम कोई इंतजार नहीं करेंगे 5 साल तक कि जब होगा तो हम जाएंगे। ये एक दूसरे के रिसोर्सेज, एक दूसरे के एसेट्स एक दूसरे को फौरी तौर पर अवेलेबल होंगे, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे एनेबलिंग कैपेसिटी हो, चाहे हार्डवेयर इंडक्ट करने हो, जहाज हो, जो भी हो, वो अब दोनों मुल्क की फोर्सेस बैठकर मेरा ख्याल है बेहतर लीडरशिप फैसला कर सकेगी कि किस डायमेंशन में हमने कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और जब आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो रिजॉल्व बिल्ड होगा आपका। तो ये एक ओवरऑल इसको उसी सेंस में लेके, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के खासतौर पर इंडिया के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगा, और ये अमेरिका को भी हमने ये मैसेज दिया कि आपकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज की यहाँ पे रेलेवेंस चेंज हुई है, ये मुल्क इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले इजराइल ने जिन मुल्कों के खिलाफ भी एग्रेशन की थी वो निस्बतन कमजोर मुल्क थे, लीबिया, यमन, सीरिया, इन मुल्कों में। ये पहली दफा उसने कतर को किया है, और जाहिर है ये एक मैसेज गया है कि बाकी लोगों को कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अनचैलेंज, और अगर आपके पास चॉइस हुई अमेरिका का साथ देने की तो आउट ऑफ द 2 वो अरब मुल्कों की बजाय वो इजराइल का साथ देगा, जिसकी वजह से ये प्रायोरिटाइज अरब मुल्कों ने किया है, पर्टिकुलरली सऊदी अरब ने। मैं फोर्स ही करता हूं और मुल्क भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर।
लेकिन खालिद साहब, जैसे कतर पे अटैक हुआ और जो है वो यूएस वहाँ पे मिलिट्री मौजूद है, सऊदी अरब में जो है वो यूएस मिलिट्री मौजूद है, तो जैसे कि आपने भी कहा कि बाकी मुल्कों के साथ भी ये इफेक्ट हो सकता है, तो पाकिस्तान ने एक तजवीज़ पेश की थी सर कि टास्क फोर्स जो है वो इस्लामिक टास्क फोर्स बननी चाहिए। आप समझते हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि एक 57 कंट्रीज की जो है, जो OIC ममालिक है, उनकी कोई टास्क फोर्स बननी चाहिए या आगे चल के बन सकती है? ये देखिए आइडियल सिचुएशन है और ये बड़ी विशफुल है और ये थोड़ा सा अच्छा ख्वाब देखने हैं, लेकिन ख्वाब बाज़ हकीकत में बदल जाते हैं। लेकिन 57 मुल्कों का अभी मेरे लिए बड़ा इस पे एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, या मैं उसको ये कह सकूं कि बन जाएगा फौरी तौर पर। क्यों? क्योंकि इन सारे मुल्कों के डिफरेंट स्टेक्स हैं, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है, किसी की रशिया की तरफ है, किसी की चाइना की तरफ ज्यादा है। तो ये कन्वर्ज करना उनको सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा और जाहिर है कामयाबी भी होगी अगर ये कन्वर्ज कर जाएं। लेकिन हम, आपने नोट किया होगा, गाजा में इतने जुल्म हो रहे हैं, उस पर भी इकट्ठे 57 सिर्फ रेजोल्यूशन से आगे नहीं हम बढ़ सके। जी जी। तो अगर हम बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन अभी 2, 4, 6 मुल्कों का भी बनना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर एक से हम बढ़ना शुरू होते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब के अलावा भी और मुल्क समझते हैं, और खासतौर पर वो मुल्क जिनकी रेलेवेंस भी ज्यादा है, जिनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, और उनको आना भी इसलिए चाहिए कि उन्होंने देख लिया है कि अगर आपने डिफेंस का जो मैटर्स है, जब वो दूसरे मुल्कों की नेशनल इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड होते हैं, जो इन मुल्कों के, अमेरिका के मुल्कों के साथ आपने नोट किया कि वो लिंक थे, तो आपने देखा कि वो अमेरिका उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। तो यही रियलाइजेशन हुई है, आपने देखा होगा कि अब इन मुल्कों में रियलाइजेशन आई ही इस वजह से है कि अमेरिका को जब भी इजराइल और अरब मुल्कों में से चॉइस करना पड़ेगा, वो इजराइल के हक में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन अरब मुल्कों में तो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी परमानेंट रहेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पहले भी इजराइल को बहुत ज्यादा, और जब भी कन्फ्रंट किया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत जबरदस्त मैसेज गया है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे उनकी बड़ी नजर थी बहुत साल पहले, वो नहीं कामयाबी हुई। अभी हाल ही में आपने हिंदुस्तान के मुकाबले में जो हमारा कन्फ्रंटेशन हुई, वहीं के ड्रोन इजराइल के बने हुए और उनके ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। तो इजराइल हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें आजमाता रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो वो सबक हासिल किया, वो इंशाल्लाह ताला वो कंटिन्यू, वो डेटरेंस रहेगी और वैल्यू ऐड हुई है इस एग्रीमेंट से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील साहब, जैसे कि मार्क हक में आपने बात की और इस मुआहदा पे जो है बात हुई, तो मार्क हक के बाद जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी, पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिप्लोमेसी है, दुनिया उसे बड़ी अहमियत दे रही है, और ये पैक्ट जो है इस बात की वाज़ेह मिसाल है और सबूत है इसका कि दुनिया पाकिस्तान को किस तरह देख रही है। तो थोड़ा सा जायजा लीजिएगा सर कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब कहाँ पे खड़ी है, और जो इंडिया जो है इस मार्क हक के बाद कहाँ खड़ा है सर? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया ना। हमने जिस अंदाज में अपने ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को लेके चले हैं पिछले कई माह से, और खासतौर पे मार्का हक से पहले और बाद, जब हम उसकी तैयारी कर रहे थे और जब हमने मुकाबला किया और जब उसके बाद हमने अपने डेलीगेशन भेजे, और जिस तरीके से हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और मजीद एक्टिव और एग्रेसिव हो गई, और मैंने अभी तस्करा किया कि जो ममालिक हैं खासतौर पर चाइना और गल्फ कंट्रीज, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और मिलिट्री डिप्लोमेसी है क्या? वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तकवीयत और दवाम पहुंचाने के लिए होती है। आपने देखा कि जब मुआहदा हो रहा था कल, तो उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल सिपाही सालार भी मौजूद वहां थे, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंस देने का एक सिग्नल था, इसीलिए वो वहां गए थे। और तो उसकी वजह से यकीनन इसमें हमारी डिप्लोमेसी, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी सिंसियरिटी, वो सारा दुनिया ने पूरे ने देख लिया, और उसी की वजह से हमारा प्रोफाइल बढ़ा। और वही तमाम चीजें मलूज़े खातिर रखते हुए सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात थे, ठीक है, पहले से भी थे, लेकिन उसको हमने डिफेंस पैक्ट के तहत, एक मुआहदे के तहत कर लिया। अमेरिका ऑब्लाइज नहीं था कि वो कतर को हमले में जवाबी हमला करता इजराइल पे, ठीक है। हमें पता है कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका, ये उनके लीडरान कहते रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनके लीडरान कहते रहे हैं, ये हमें पता है। लेकिन उनकी प्रेजेंस और उनकी ऑब्लिगेशन थी, वो ऑब्लिगेशन किसी इंटरनेशनल कानून के तहत बाइंडिंग नहीं थी अमेरिका पर कि वो उस बाइंडिंग के तहत इजराइल को जवाब देता। ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि हमें पता नहीं है, हम उसको ही क्रेडिट दे देते हैं कि उसको इल्म नहीं था। सीआईए को तो पता, मेरे पेंटागन को तो पता था, उसके जो अड्डे हैं, उसके सारी साजो सामान है, उसके रडार हैं, चाहे स्टेथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो इजराइल में क्या ये हिम्मत है, ये सकत है, ये सलाहियत है कि वो बगैर इनके कंसेंट के
वो वहां से कोई तिनका भी ला सके, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी वजह से वो जो कॉन्फिडेंस शटर हुआ है तो इन ममालिक ने और सऊदी अरब ने उस पर लीड ली है कि उसने अपना सॉवरन हक इस्तेमाल करते हुए उसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके फौरन बाद ये स्टेटमेंट आया कि एक अमन के लिए मुआहदा है, इससे एग्रेशन कम होगी, इससे एग्रेशन खत्म होगी, दुनिया ये इस खित्ते का बैलेंस जो है तितर बितर नहीं होगा। जब इस खित्ते का बैलेंस तितर बितर होगा तो इस बैलेंस में बाकी कुव्वतें भी आ जाएंगी ना। चाइना खामोश नहीं बैठा रहेगा, बिल्कुल चाइना का 85% तेल इधर से जाता है। अगर यहाँ बिल्कुल बैलेंस खराब होता है यहाँ का, अमेरिका तो खुद कफील हो गया तेल में, चाइना तो खुद कफील नहीं हुआ है, तो चाइना का तो गला घोटा जाएगा। अगर इस तरह हुआ तो चाइना भी बीच में कूद पड़ेगा, और जब चाइना बीच में कूद पड़े तो फिर क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को दावत देंगे इस खित्ते में? नहीं। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक विन विन गेम है और एक अमन का पैगाम है कि पाकिस्तान अब जुड़ गया है। दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क से ऊपर कोई और दादरसी के लिए नहीं है। ये आपकी ताकत है जो आपकी दादरसी करती है, तो ताकत ही ताकत का मुकाबला करती है। अब गल्फ कंट्री को एक ताकत मिल गई है, लिहाजा गल्फ कंट्री की तहफ़्फ़ुज़ अब कुदरती तौर पर हो गया है। अगर हम सर ताकत को देखें, डॉक्टर जमीर साहब, अगर हम ताकत को देखें, खालिद साहब थोड़ा सा बताइएगा सर कि इंडिया के वर्कर्स काम करते हैं अरब कंट्रीज में, और अब हमारा एग्रीमेंट हो गया है सऊदी अरब के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर 2 के नारे लगते हैं और मोदी की तरफ से धमकियां आती हैं, और कभी कहा जाता है कि मैं इसको दोबारा से शुरू करूंगा, कभी कुछ कहा जाता है, तो उसमें सर कितना फर्क पड़ेगा इस एग्रेशन की सूरत हाल में इंडिया की तरफ से? और जो इजराइल जो इंडिया की हेल्प करता रहा है, इंडियन के जो इजराइल के ड्रोन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे सर। टेक्निकली तो टेक्निकली तो दोनों मुल्कों को इसका फायदा है। हम अभी तक क्योंकि ज्यादातर इजराइल की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसने अभी एग्रेशन की है और वो कंटिन्यूड कई सालों से कर रहा है जी। इंडिया ने जो की थी वो सिर्फ हमारे खिलाफ की थी, इजराइल ने कई मुल्कों के खिलाफ की है। हम ज्यादा इसलिए फोकस शायद इजराइल पर कर रहे हैं, बट जब एथिकली एज पर द एग्रीमेंट, तो इसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान भी हम पर हमलावर होता है तो सऊदी अरब पर यह ऑब्लिगेशन होगी कि वो हमारा साथ दे। एक बात यह, एक चीज जो बहुत कम बात की जा रही है वो ये है, जो मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है। तालिबान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और पहले भी मीडिएट करता रहा सऊदी अरब, और ये हम एक और प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं कि वो इधर से भी हमें इंश्योर कराए कि हमें पीस हो, हमें अमन होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे हेल्प को आए या मदद को आए या फैसिलिटेट करे, ये अफगानिस्तान के साथ भी करना चाहिए और ईरान जाहिर है जहां तक हो सके, लेकिन खास तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से हमें कंफर्ट जोन में जाना चाहिए ताकि हम फोकस करें एक्सटर्नल थ्रेट्स पर, खास तौर पर अपने ईस्टर्न पे, और सऊदी अरब को जो जहां से भी होगी को खुदा खासा थ्रेट तो उसको काउंटर किया जा सके। तो ये कंप्लीट पिक्चर हमें ज़हन में रखनी चाहिए जो